प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ना शुरू करेंगे सुभाषित रत्नानि पाठ के श्लोक संख्या 5, 6, 7 और 8 को। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत यह पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कहा जा सकता है। पिछले वीडियो में भी हमने इस बात की चर्चा की है। पाठ को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों से एक निवेदन करेंगे कि आप सब हमारे चैनल को, वास्तव में चैनल हमारा नहीं है, आप सबका है, संस्कृत श्रावण नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों में शेयर करें, पसंद आने पर लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमारे पास तक पहुंचाएं। आपके द्वारा दिया गया सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। अब पढ़ने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहेंगे। सबसे अच्छी तैयारी आपकी तब होगी जब आप पढ़ते समय अपना रफ और कलम ले करके बैठें। हर शब्द का अर्थ आप नोट करें, आवश्यक व्याकरण की बातें भी नोट करें और यदि अनुवाद नोट नहीं कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रसंग ज़रूर आप नोट करें। तो चलिए पहले वाचन करते हैं। श्लोक संख्या 5। इसके पहले का जो 1 से 4 तक की संख्या है, उन पद्यांशों को हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, दिखा चुके हैं। आइए 5वां पद्य पढ़ते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ध्यान दीजिएगा, हर एक शब्द को नोट करके ही चलना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। ना तो चौरहार्यम, चोर द्वारा छीने जाने योग्य, ना चा, ना माने नहीं, और चा और नहीं राजहार्यम, राजा द्वारा छीने जाने योग्य। अब देखिए 2 बार यहाँ हरि धातु से हार्य शब्द बनाया गया है, तो चुराना भी हरि धातु से ही अर्थ निकलता है। तो चोर हार्यम को आप समझिए चोर द्वारा चुराए जाने योग्य, और कहीं कहीं चोर ज़बरदस्ती छीनते भी हैं, इसलिए यहाँ यह भाव आपको दिख रहा है। न चौरहार्यम, ना तो चोर द्वारा चुराए जाने योग्य या छीने जाने योग्य, न च और ना ही राजहार्यम, राजा द्वारा छीने जाने योग्य, क्योंकि राजा ज़बरदस्ती संपूर्ण राज्य सीमा में आने वाले धन को अपहरित कर सकता है। इसलिए न और ना ही भ्रातृ भाइयों द्वारा भाज्यम, बांटे जाने योग्य। हम कुछ भी कमाते हैं, अर्जित करते हैं, तो जब बंटवारा होता है तो भाई लोग संपत्तियों को बांट के ले लेते हैं, लेकिन एक ऐसे धन की चर्चा हो रही है जिसे भाई भी नहीं बांट सकते। न और ना ही भ्रातृभाज्यम, भाइयों द्वारा बांटे जाने योग्य,
न च और न ही भारकारी, भारम करोति इति भारकारी, भार उत्पन्न करने वाला, ये भी नकारात्मक वाक्य बनेगा क्योंकि ना चा पहले लगा हुआ है। और ना भारकारी, भार उत्पन्न करने वाला। व्यये कृते, व्यय करने पर यानी खर्च करने पर, वर्धते बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, ता पर जो ये की मात्रा है बाद में पुनः ये के आने की वजह से ता वाले ए का लोप हो गया है। लोपा शाकल्य से करके एक सूत्र था संस्कृत का, वो यहाँ पर इस ये को लोप करवा देता है, अन्यथा अयादि संधि बन जाती। ध्यान दीजिएगा, वर्धत एव, इसका हम जब विग्रह विच्छेद करेंगे तो बनेगा वर्धते एव। वर्धते एव बढ़ता ही रहता है, नित्यम नियमित रूप से। विद्याधनम विद्यारूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में, सर्वेषु धनेषु प्रधानम, प्रधान यानी कि श्रेष्ठ होता है, मुख्य होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है अर्थात मुख्य है, अर्थात सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर, और लोगों को अन्य विशेषताएं पसंद आएंगी, लेकिन मुझे सबसे खास बात ये अच्छी लग रही है कि यदि विद्या का भार होता सिर पे तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर जिन्होंने पूरी लाइब्रेरी का अध्ययन कर रखा है वो बेचारे उठ के चल न पाते। फिलहाल ये भार उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। आइए प्रसंग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो संधि का स्थान होने पर भी संधियाँ लगभग अन्य सूत्रों से लुप्त कर दी गई हैं, अर्थात निषेध कर दिया गया है। जैसे अभी हमने चर्चा किया था वर्धते एव, तो यहाँ पर संधि निषेध किया गया, ये का लोप हो गया। बाकी कहीं संधि दिख नहीं रही है, समास के पद बनते हैं। विद्या एव धनम, विद्याधनम, रूपक कर्मधारय समास बनता है। वैसे एक बात जरूर बताएं, इतनी अधिक व्याकरणात्मक टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे अपने आप को ज्ञानी दिखाना है। आपको केवल हर शब्द का अर्थ आना चाहिए, सुव्यवस्थित अनुवाद आना चाहिए और ठीक से आप उसका प्रसंग रख सकें, यही आपकी विशेषता है। इतने पूछा जाता है, यानी कि परीक्षा में संदर्भ पूछा जाता है और अनुवाद पूछा जाता है, फिर भी प्रसंग जरूरी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पचड़े में न पड़िएगा। आइए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में विद्यारूपी धन की अलौकिक विशेषता बताते हुए भर्तृहरि कवि कहते हैं, मैंने कवि का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये रचना भर्तृहरि के नीति शतक का अंश है, इसलिए मैंने कहा है। आप केवल इतने कह सकते हैं कि कवि कहता है। तो प्रस्तुत अवतरण में विद्या की अलौकिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। हिंदी अनुवाद। न चोर द्वारा चुराए या छीने जाने योग्य, न राजा द्वारा छीने जाने योग्य, भाइयों द्वारा बांटे जाने योग्य भी नहीं, और भार उत्पन्न न करने वाला, जो खर्च करने पर नियमित रूप से बढ़ता ही रहता है, वह विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान है अर्थात श्रेष्ठ है। अगले अवतरण को देखिए। छठा पद्यांश। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ध्यान दीजिए, ये बात भी
उसी नीति शतक से जुड़ी हुई है जिसकी रचना भर्तृहरि ने किया है। आइए देखते हैं इसका शब्दार्थ। परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे सामने होने पर, प्रियवादिनम प्रिय बात करने वाले अर्थात मीठा बोलने वाले, वर्जयेत वर्ज का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद बन रहा है। वर्जयेत त्याग देना चाहिए। तादृशम उस प्रकार के, मित्रम मित्र को, विषकुंभम विष के घड़े, पयोमुखम मुख पर अमृत रखे हुए। ध्यान दीजिए, उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, तो शब्दार्थ आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। आप चाहें तो वीडियो पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। इसलिए इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में कपट का व्यवहार करने वाले मित्र को त्याग देने का सुझाव दिया गया है, अर्थात कपटी मित्र को त्यागने की बात कही गई है। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले, हिंदी अनुवाद देखिएगा। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सामने होने पर मधुर बोलने वाले, उस प्रकार के मुख पर अमृत रखे हुए विष के घड़े के समान व्यवहार करने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए, अर्थात उससे मित्रता समाप्त कर लेनी चाहिए। आइए श्लोक संख्या 7 देखते हैं। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अति महत्वपूर्ण पद्यांश है। वैसे पूरा पाठ महत्वपूर्ण है, फिर भी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल पढ़ाई तक ये सीमित नहीं होता, इन्हें आपको चिंतन में ज़रूर रखना चाहिए। आइए शब्दार्थ देखते हैं। उदेति उदय होता है सविता सूर्य, ताम्रः हल्के लाल रंग में, जैसे तांबे का रंग होता है ना, ऐसे हल्के लाल रंग में सूर्य निकलता है। ताम्रः एव, देखिए यहाँ का जो विसर्ग है ना, वो विसर्ग संधि करके बाद में स्वर आने की वजह से लुप्त हो गया है, उसका लोप हो गया, इसलिए यहाँ भी ताम्रः और एव के बीच में विसर्ग है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ताम्रः हल्के लाल रंग में, अब इधर यदि ताम्र का अर्थ हल्के लाल रंग में बन रहा है तो बाद वाले ताम्र का भी वही अर्थ है, यानी ताम्रः हल्के लाल रंग में, एव ही अस्तम एति, अस्त को प्राप्त होता है अर्थात डूबता है। चा और एति क्रियापद है, प्राप्त होना यानी कि डूबना, अस्त होना। संपत्तौ संपत्ति होने पर, चा और विपत्तौ विपत्ति आने पर, चा और महताम महापुरुषों में, एक रूपता एक जैसी स्थिति, एक क्रियापद हम अलग से जोड़ते हैं, भवति होती है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार क्रिया की कल्पना की जाती है और अर्थ रखा जाता है, इसलिए है नहीं फिर भी मैं उसका हिंदी अर्थ दूंगा, तो हमने यहाँ पर भवति शब्द को रख दिया है जो संस्कृत का क्रियापद है, होती है। अब आइए इसका कुछ व्याकरण, इसमें कुछ संधियाँ हैं, इसलिए संधियों की चर्चा कर लेते हैं। आपसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी अच्छी है होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप बहुत कुछ करेंगे। आपको टेट, सुपर टेट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि तमाम क्षेत्रों में जाने के लिए सोचना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मुझे ज्ञान है उसमें से
आपको मैं देता रहता हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ताम्रः धन एव, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग का सा हो गया है, और ताम्रः एव यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। एव धन अस्तम एति, एव धन अस्तम एति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों की असाधारण, प्रस्तुत अवतरण में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। सूर्य हल्के लाल रंग में उदय होता है और हल्के लाल रंग में ही अस्त होता है, अर्थात डूबता है। संपत्ति और विपत्ति की अवस्था में महापुरुषों में एक जैसी स्थिति होती है। यानी कि जब सूर्य निकला था तो उसके पास उसकी किरण रूपी संपत्तियां थीं, लेकिन तब भी उसका वही रंग था, हल्का लाल। और जब डूबा तो उसकी संपत्तियां यानी किरणें खत्म हो रही हैं, फिर भी वो एक जैसा है। महापुरुषों में यही खासियत होती है, बहुत धन होने पर भी वे विनम्र रहते हैं, और यदि धन ना रहे तब भी उनकी विनम्रता नहीं जाती। तो महापुरुषों के इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। अगले पद्यांश को लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कक्षा 9 में संस्कृत में इसका संकलन हुआ है। यदि आप कक्षा 9 में संस्कृत पढ़े रहे होंगे तो वहाँ ये श्लोक आपको मिला होगा। आइए, क्योंकि मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ, इसलिए संस्कृत के बारे में यदि मैं कहूँ कि संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए तो आप लोग कम विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बैठने के लिए संस्कृत आपका बहुत बड़ा मित्र हो सकता है। और कम से कम इंटर तक तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप पाठ्यक्रम में शामिल होकर नहीं पढ़ते हैं तो अतिरिक्त अध्ययन करके पढ़ना चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने शब्दार्थ में। विद्या, विद्या यानी विद्या। विशेषण ददात इति विद्या, जो खास रूप से हमको हमेशा देती है वो विद्या। इसलिए माँ का रूप दिया गया है। माँ बच्चों को कुछ भी उसकी पसंद की चीज़ मिलती है तो बच्चों के लिए सुरक्षित करके रखती है। विद्या यानी कि विद्या। विवादाय, विवाद के लिए। धनम धन, मदाय अहंकार के लिए, मद यानी कि अहंकार। शक्ति, शक्ति। परेशान, दूसरों को यानी दूसरे लोगों के परिपीडनाय सताने के लिए, कष्ट देने के लिए। भवती हम यहाँ जोड़ेंगे होती है। खलस्य, दुष्ट की। अब ऊपर की जो क्रियाएं आपको दिखी, जो परिस्थितियां आपको दिखी, वो सब दुष्टों से संबंधित थी। खलस यानी कि दुष्ट की, साधो सज्जन की। अब वो सारी परिस्थितियां यहाँ बदलने जा रही हैं, देखिएगा। विपरीतम, विपरीत, उल्टे। एतत्, इसके। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। दानाय, दान के लिए। च, और रक्षणाय, रक्षा के लिए। भवत यहाँ भी हम जोड़ेंगे होती है। आइए कुछ विच्छेद देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन साधारणतः। विपरीतम धन एतत्, ध्यान दीजिएगा। विपरीतम धन एतत्, धन ज्ञानाय। एतत् धन ज्ञानाय में जस्तो संधि की गई है। ताका इष्टुत्व संधि है, क्योंकि ताका जा हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी भ्रमित हुआ था। ता धन ज्ञा बराबर जा, इष्टुत्व संधि है। सूत्र होगा स्तोष चुनाचु। फिलहाल आपको फिर बताएं कि यहाँ पर आपसे व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं पूछी जाएगी। तो
अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में दुष्ट और सज्जनों की विद्या, शक्ति और धन के अलग अलग उद्देश्य दिखाए गए हैं। हिंदी अनुवाद। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों के सताने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए, उसी क्रम से चल रहा है। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के सुरक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दुष्ट की शक्ति दूसरों को सताने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ सज्जन की जो शक्ति होती है, उसका जो बल होता है दूसरे लोगों की रक्षा के लिए होता है। यही दोनों में खास बात है और यही अंतर है। एक में मनुष्यत्व दिख रहा है और दूसरे में राक्षसी भाव दिखाई पड़ता है। तो हमें सज्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। आपने हमारे साथ यहाँ तक की यात्रा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो या आपका कोई प्रश्न हो, जानकारी के लिए यदि आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर कह दूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। शुभम भूयात, आप सबका कल्याण हो।